कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो एप्पल, गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी कंट्रोल करती हो? या कोई ऐसा इंसान जिसके हाथ में दुनिया का पैसा और पावर दोनों की चाबी हो? आज हम एक ऐसी ही कंपनी और उसके संस्थापक से पर्दा हटाएंगे जो पर्दे के पीछे रहकर दुनिया की अर्थव्यवस्था की पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो सवाल यही है कि दुनिया का असली मालिक है कौन? ये कौन लोग हैं जो तय करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? और चाहे कैसी भी आर्थिक सुनामी क्यों ना आ जाए, उनका पैसा कभी नहीं डूबता, वो हमेशा जीतते हैं। ये रकम है 9.3 ट्रिलियन डॉलर्स। अब ये कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस इतना सोचिए कि ये भारत की पूरी अर्थव्यवस्था मतलब हमारी जीडीपी का लगभग 3 गुना है। 140 करोड़ भारतीय पूरे साल में मिलकर जितना मूल्य बनाते हैं, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा सिर्फ एक अकेली कंपनी संभाल रही है। और उस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। इसके पीछे जो चेहरा है, उनका नाम है लैरी फिंक। पर सवाल ये है कि इतना सारा पैसा एक जगह इकट्ठा हुआ कैसे, और ये ब्लैक रॉक आखिर करती क्या है? चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। ब्लैक रॉक को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा शैडो बैंक कहा जाता है। मतलब एक ऐसी वित्तीय शक्ति जो सीधे तौर पर तो नजर नहीं आती, लेकिन जिसका असर हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू पर पड़ता है। और इस विशाल वित्तीय साम्राज्य के डीएनए को समझने की चाबी इसके संस्थापक लैरी फिंक की कहानी में ही छिपी है। और यकीन मानिए, ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये कहानी है लैरी फिंक की, एक ऐसे इंसान की जिसने वॉल स्ट्रीट पर अर्श से फर्श और फिर वापस एक ऐसे अर्श तक का सफर तय किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि फिंक ने फाइनेंस की पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था। वो जानते थे कि सत्ता और पैसे का रिश्ता कितना गहरा होता है। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना डाला और 31 की उम्र तक तो अपनी फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। वो सच में एक जीनियस। अपनी इसी काबिलियत के दम पर उन्होंने अपनी कंपनी को $1 बिलियन से भी ज्यादा का मुनाफा कमा कर दिया। वो वॉल स्ट्रीट के बेताज बादशाह थे। ऐसा लगता था उनका हर दांव सही पड़ रहा है। लेकिन फिर अति आत्मविश्वास ने उन्हें डुबो दिया। उनकी एक गलत भविष्यवाणी के चलते कंपनी को सिर्फ 3 महीनों में $100 मिलियन का भारी नुकसान हो गया। बस उस एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वॉल स्ट्रीट में वो एक अछूत बन गए, मतलब कोई उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। उनका करियर खत्म हो चुका था, या कम से कम सबको ऐसा ही लग रहा था। लेकिन फिंक हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी नाकामी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। 35 साल की उम्र में उन्होंने ब्लैकस्टोन से $5 मिलियन का कर्ज लेकर दोबारा शुरुआत की। 90s की शुरुआत में उन्होंने जीई जैसी बड़ी कंपनी की एक मुश्किल फाइनेंशियल प्रॉब्लम सुलझाकर उनका भरोसा जीता। 1993 तक वो $20 बिलियन मैनेज कर रहे थे और 1994 में ब्लैकस्टोन से अलग होकर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, ब्लैक रॉक। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल तो वही है, ये खरबों डॉलर का पैसा आखिर आता कहाँ से है? क्या ये ब्लैक रॉक का अपना पैसा है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ये पैसा आता है जिसे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या AUM कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो ये दूसरे लोगों और संस्थाओं का पैसा है जिसे ब्लैक रॉक उनके लिए मैनेज करता है और इस मैनेजमेंट के बदले में एक छोटी सी फीस लेता है। और ये पैसा है किसका? ये दुनिया भर के लाखों करोड़ों आम लोगों के रिटायरमेंट की बचत है, देशों के रिजर्व फंड्स का पैसा है, सेंट्रल बैंकों और बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा है। तो देखा जाए तो ब्लैक रॉक असल में समाज का पैसा मैनेज करता है। ये हम सबके भविष्य का पैसा है। और इस पैसे को कहाँ लगाया जाता है? इसका जवाब है हर जगह। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, अर्थव्यवस्था के हर बड़े सेक्टर की हर बड़ी कंपनी में ब्लैक रॉक सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक है। मतलब जो फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं, जो बैंक हमारा पैसा रखता है, जिस कार में हम चलते हैं, हर जगह ब्लैक रॉक का निवेश है। जब आप दुनिया का इतना पैसा कंट्रोल करते हैं तो आपके पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि बेहिसाब ताकत भी आ जाती है। और ये ताकत सबसे साफ तब दिखती है जब दुनिया किसी बड़े संकट से गुजर रही हो। 2008 का आर्थिक संकट इसकी सबसे बड़ी मिसाल है।
और विडंबना देखिए, जिन मुश्किल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लैरी फिंक ने बनाया था, वो 2008 के संकट के मुख्य कारणों में से एक थे। और जब संकट आया तो अमेरिकी सरकार ने मदद के लिए किसे बुलाया? लैरी फिंक और उनकी कंपनी ब्लैक रॉक को। मतलब उस आग को बुझाने के लिए जिसकी एक चिंगारी उन्होंने ही जलाई थी। ब्लैक रॉक ने सरकार को सलाह दी कि किन बैंकों को सरकारी पैसा देकर डूबने से बचाया जाए। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जिन बैंकों को बचाने की सलाह दी गई, उनमें से कई में ब्लैक रॉक खुद एक बहुत बड़ा निवेशक था। ये तो सीधे सीधे हितों का टकराव था। सोच कर देखिए, एक रेफरी उस टीम का मालिक भी हो जिसका मैच वो करवा रहा है। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। 2020 में कोरोना संकट के दौरान भी यही पैटर्न दोहराया गया। जब भी कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है, अमेरिकी सरकार का पहला फोन ब्लैक रॉक को ही जाता है। एक तरह से ब्लैक रॉक बिना किसी चुनाव के सरकार की आर्थिक सलाहकार बन चुकी है। ब्लैक रॉक के साइज को सही तरीके से समझने के लिए बस ये देखिए कि वो जितना पैसा मैनेज करते हैं वो अमेरिका के पूरे साल के बजट से कहीं ज्यादा है, और भारत जैसे देश की पूरी अर्थव्यवस्था का तो लगभग 3 गुना। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी शक्तिशाली कंपनी के बारे में हम इतना कम क्यों जानते हैं? क्योंकि वो यही चाहते हैं। देखिए, नए और पुराने पैसे में एक फर्क होता है। नया अमीर पैसा इसीलिए खर्च करता है ताकि दुनिया उसे जाने, और पुराना अमीर पैसा इसीलिए खर्च करता है ताकि दुनिया उसका नाम तक न जान पाए। ज्यादा ताकत हमेशा पर्दे के पीछे रहती है, क्योंकि सामने आने से जांच और सवाल दोनों उठते हैं। अंत में ये पूरा खेल हमेशा से पैसे और सत्ता का ही रहा है। अगर आपका पैसे पर कंट्रोल है तो आप शक्तिशाली हैं, अगर सत्ता पर कंट्रोल है तब भी आप शक्तिशाली हैं। लेकिन अगर आपका दोनों पर कंट्रोल है तो फिर आप खेल के नियम तय करते हैं। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। जब एक ही कंपनी के पास दुनिया का पैसा भी है और सरकारों को सलाह देने की शक्ति भी, तो उस कंपनी पर किसका नियंत्रण है? उनकी जवाबदेही किसके प्रति है? इस पर सोचिएगा जरूर।